गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम समझेंगे कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है क्या, क्या कारण है कि ये लड़ाई शुरू हुई। देखिए, ये बहुत हम पहले से शुरू करते हैं कि कैसे कैसे इतिहास में घटनाएं घटी और ये घटती 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 आज की तारीख में ये एक लड़ाई का रूप धारण कर चुकी है। यूक्रेन जो है वो कोई ऐसा देश नहीं रहा कि जिसके लोग अपनी हिस्ट्री पे गर्व कर सकें कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये करके दिया, हमारे पूर्वजों ने हमें हमारे लिए ये कुर्बानियाँ करके दी, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये बना के दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूक्रेन एक ऐसा देश रहा है कि आप सोच सकते हैं कि जैसे एक मंदिर का घंटा हो, हर कोई आके उसको बजा के चला जाता था। 13वीं 1300 AD में पहले मंगोल आए। मंगोलों ने हमला किया कीव पे और वहाँ पे कब्जा किया, राज्य किया, लूट की, खसूट की और चले गए। उसके बाद 1700 AD में पोलैंड और अपना लिथुआनिया की आर्मी ने यूक्रेन पे अटैक किया और वहाँ पे कब्जा कर लिया। अच्छा, इनका कब्जा करने का हर देश का उद्देश्य क्या था यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने का। यूक्रेन एक मात्र ऐसा देश है कि जहाँ की मिट्टी फर्टाइल भी बहुत है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, और वहाँ पे नेचुरल गैस के भंडार भी हैं। ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है, सिर्फ रशिया ही होगा दूसरा, आई थिंक, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ बताइएगा। लेकिन ऐसे देश बहुत कम हैं कि जहाँ की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है, जहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से हो सकता है और जहाँ पे नेचुरल गैस रिसोर्सेज भी मिलती हैं। ऐसा बहुत कम ही होता है, इसलिए इस पे पोलैंड और लिथुआनिया ने अटैक किया। ये देख के रशिया ने देखा कि हमारे पड़ोसी देश पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो 1754 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। तो हुआ क्या कि फिर दोनों सेनाओं में लड़ाई 13 साल तक चली। 1954 से 12 साल तक, सॉरी, 1954 से 1966 तक जो थी वो लड़ाई चली। और इस लड़ाई का जो नतीजा था वो ये निकला। एक नदी है यूक्रेन की, वो हाफ में से जाती है यूक्रेन के। इस साइड का जो पार्ट था वो रशिया ने कब्जा कर लिया और बाकी के साइड पे पोलैंड और लिथुआनिया की आर्मी रही। तो उसके बाद हुआ क्या कि 100 साल तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1791 में रशिया ने अगेन अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और पूरा इलाका 1792 में जीत लिया। पूरे यूक्रेन पे अपना कब्जा हो गया। तो ये था इसका थोड़ा सा इतिहास। उसके बाद अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएं तो हम बात करते हैं अपना यूएसएसआर की। जब 1900 AD के बाद 1911-1921 तक लेनिन आ चुका था रशिया में, और वो अपना कम्युनिज्म को फैलाने में लगा था कि कम्युनिज्म से हम दुनिया पे राज कर सके। तो उस तब लेनिन के प्रयासों से हुआ क्या कि एक यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम का एक देश बना, जिसमें 13 देश शामिल हुए। उसमें यूक्रेन भी था, यूक्रेन भी उसके अंडर आया और ये पूरे कोल्ड वार तक चलता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वार भी यूएसएसआर ने जर्मनी के खिलाफ लड़ी और उसके बाद कोल्ड वार भी यूएसए के खिलाफ यूएसएसआर ने लड़ी। तो 1991 में यूएसएसआर टूट गया, 13 देशों में टूट गया और उस टाइम यूक्रेन ने भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। लेकिन इससे पहले लेनिन एक काम कर गया था। डोनबास और लुहांस्क के एरिया में रशियन कॉलोनीज को बसा गया था। जो यूक्रेन का एरिया है डोनबास का और लुहांस्क का, वहाँ पे रशियन कॉलोनीज बना गया, वहाँ पे रशियन मूल के लोगों को लाकर बसा गया और वहाँ पे बहुत मात्रा में, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को
लाकर वहां पे बसा दिया कि अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो इनका यूज किया जा सके और वो बाद में काम आए भी। हुआ क्या, 2014 में प्रो रशियन गवर्नमेंट थी जो यूक्रेन की, वो गिर गई और प्रो यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी वो यूक्रेन में बन गई। तो उन्होंने तब रशिया ने क्या किया कि क्रीमिया पे अटैक किया। क्रीमिया जो है, आप देखेंगे, मेरे पास अब मैप्स नहीं है दिखाने के लिए, धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो होगा तो मैं मैप्स भी आपको दिखाता चलूंगा। एक यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा उसका एक राज्य है, छोटा सा पार्ट है जो ब्लैक सी के साथ लगता है। वो क्रीमिया किसी टाइम रशिया ने यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था, तो उसको वापस से कब्जा लिया। अच्छा, दूसरा कारण वहां पे एक तो क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का कि इस एरिया में डोनबास और क्रीमिया के एरिया में और यूक्रेन के एरिया में, यूक्रेन एक अकेला ही देश ऐसा है जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड भी बहुत अच्छा है और जहाँ पे नेचुरल गैस के भंडार भी मिलते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, यूक्रेन और रशिया अकेले ही वर्ल्ड का 30% वीट ग्रो करते हैं, मतलब गेहूं जो है वो उगाते हैं और वर्ल्ड को बेचते हैं। और इसी कारण जब लड़ाई शुरू हुई थी ये 2022 में, तो वर्ल्ड में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई थी, बहुत भुखमरी का काम हो गया था। इसी कारण इंडिया ने भी तब अपना गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, जो अभी तक लगा हुआ है। तो चलो आगे करते हैं बात। तो हुआ क्या कि 2014 में यूक्रेन ने एक एप्लीकेशन दी नाटो को। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक 32 देशों का समूह है जिसका उद्देश्य ये था कि हम रशिया के खिलाफ खड़े होंगे, रशियन ताकत के खिलाफ हम खड़े होंगे एकजुट होकर। इसका जो नेता कौन है? वो है अमेरिका। और इसके नाटो के जो जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसके आर्टिकल 5 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई देश नाटो के किसी देश पे अटैक करता है तो वो सभी 32 के 32 देशों पे अटैक माना जाएगा और सभी की सेनाएं और सभी के वेपन्स उस साथ लेके उसको साथ लेकर लग लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो ये था। अब रशिया को ये डर था कि कहीं नाटो की सेनाएं रशिया के बॉर्डर पे आकर ना खड़ी हो जाएं, तो रशिया ने यूरोप को धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने यूक्रेन को नाटो में लिया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन नाटो ने इसको थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि 3 बाल्टिक देश है, बाल्टिक देशों का 3 देशों का बाल्टिक देश हैं, वो पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, वो भी अब नाटो का पार्ट है, नाटो का पार्ट है। तो नाटो ने सोचा कि उस टाइम जब 3 देश बने थे नाटो का हिस्सा, उस टाइम रशिया ने कुछ नहीं किया, अब अगर हम यूक्रेन को नाटो में ले आते हैं तो तब भी रशिया कुछ नहीं करेगा। तो उन्होंने उनकी यूक्रेन की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, हम इस पे विचार करेंगे, अगर आप हमारे जो सभी प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे कर देते हैं तो हम आपको नाटो में ले लेंगे, इसके लिए 1 साल का टाइम चाहिए हमें। तो रशिया ने फिर से धमकी दी। तभी क्या हुआ कि 2014 में चुपके से रशिया ने क्रीमिया पे अटैक कर दिया, मतलब साइलेंट अटैक कर दिया और उस पर कब्जा लिया। तो तब हुआ क्या कि वेस्ट ने, नाटो ने धमकी दी कि अगर क्रीमिया पे कब्जा किया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन पुतिन एक ऐसा बंदा है जो धमकियों से नहीं डरता और उसने इन धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। क्रीमिया पे कब्जा कर लिया तो पहले G8 हुआ करता था, जो अब G7 है। तो G8 से रशिया को निकाल दिया गया और G7 रह गया और उस पर थोड़े से सैंक्शन लगा दिए गए। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको कि रशिया इतनी बड़ी पावर क्यों है। रशिया इतनी बड़ी पावर इसलिए है
क्योंकि रशिया एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है। सेल्फ डिपेंडेंट इन द सेंस कि अगर हम इंडिया को ही ले लें, इंडिया में खेती होती है, मैन्युफैक्चरिंग आ गई, ठीक है, चीज़ें बनती हैं, कारें बनती हैं, सब कुछ मशीनरी बनती है, सब कुछ, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल, डीजल और दूसरा क्रूड ऑयल हमारे पास नहीं है, हमारी ज़मीन से नहीं निकलता, तो हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट रशिया इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा एक क्रूड ऑयल का भंडार भी है ज़मीन के नीचे, जहाँ से निकाल के वो यूरोप को भी बेचता है और दूसरों, आपने खबरों में भी सुना होगा कि रशिया से हमने ऑयल खरीदा है, ठीक है। तो एक रशिया एक आइडियल कंट्री है जिस पे कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो सारी इंटरनल व्यवस्था है वो इंटरलिंक्ड है। तेल उसके पास है, क्रूड ऑयल उसके पास है, जिसको रिफाइन करके वो अपनी गाड़ियां चला सकता है, अपनी इंडस्ट्री चला सकता है, अपनी मशीनरी चला सकता है, ठीक है, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं। डिफेंस में आप लोगों को मालूम है कि उसके यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा हथियार रशिया के बिकते हैं, और मॉडर्नाइजेशन तो खैर रशिया कुछ ज़्यादा अपनी दिखाता नहीं है, क्योंकि वेस्ट को इतना अंदर आने नहीं देता है अपने। तो क्रीमिया पे कब्जा करने के बाद डोनबास का एरिया है यूक्रेन का, डोनबास, डोनेस्क और लुहांस्क को दोनों एरिया, दो राज्य हैं, उनको मिला के डोनबास बनता है। तो 1917 में लेनिन ने क्या किया था, जब यूएसएसआर बना था, यूएसएसआर बन रहा था, तब उस एरिया में बहुत से रशियन मूल के बंदों को लाकर बसा दिया था, मतलब रशियन कॉलोनीज बना दी थी यूक्रेन में, तो वो अब काम आई उसके। तो उसके बाद जब रशिया ने देखा कि ये एप्लीकेशन तो वापस नहीं ले रहे हैं और अभी भी वो नाटो के साथ जाना चाहता है, तो 2014 में ही डोनेस्क और लुहांस्क ने अपने आप को अलग यूक्रेन से अलग देश घोषित कर दिया था और अपनी आज़ादी घोषित कर दी थी। ये दोनों वहाँ पे रशियन सेपरेटिस्ट और रशियन फोर्सेस के बीच में झड़पें होती रहती थी, लेकिन 2022 की लड़ाई की शुरू भी यहीं से हुई थी कि सेपरेटिस्ट जो थे, रशियन सेपरेटिस्ट थे, जो डोनबास के एरिया के थे, वो यूक्रेन से भिड़ रहे थे, उनकी मदद के लिए ही रशिया ने अपनी आर्मी को लड़ने के लिए यूक्रेन में भेज दिया। धन्यवाद।